आमिर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्या उनसे बातचीत होती थी? क्या माइंड ब्लोइंग, मतलब नीचे जमीन पे बैठ जाते थे, चाय वाय पीना ये वो सब। क्या है दादा लक्ष्मी? काफ़ी उनके घर में मतलब ब्राह्मण लोग डांस करेंगे गाएंगे, इसके प्रति बहुत वो था कि बेइज्जती करवा दी। आखा मिला था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, पेजर था मेरे पास। हाँ। और तब आपको 80 मिल रहे थे, तब भी आपने नहीं किया फर्ज, ऐसा क्या रहा? भाई 80,000 बड़े थे, मतलब 80-80 रुपए तो हम उधार लेते थे, अगले दिन खाना खाएं कि हीरोइन नहीं है यार, कॉमेडी नहीं है यार, और ऊपर से तू 2 पार्ट में बना रहा है। 2 पार्ट मतलब पगला गया है क्या? तब तो हरियाणवी के नाम पे बालक गंदे चुटकुले, गंदी किलकारियां सी, गंदे गाने भी दबीर। मतलब मैं आपकी व्हाट्सएप डीपी देख रहा था, आपकी माँ की डीपी लगी हुई है। जी, वो तो कैंसर से गई और 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उसके 2 महीने बाद कुछ 3-3.5 रुपए थे। मैं कहा टिकट में नहीं खर्च करूंगा इनको, मैं चला गया और फिर वहाँ उतरा, तब तक बरसात बहुत तेज आ गई, तो मैं वहाँ से फिर पैदल राजकमल स्टूडियो गया, तब तक भीग चुका था। तो उसी के मुहूर्त पे अमिताभ बच्चन को पहली बार देखा था, क्लैप, ओपनिंग क्लैप करते हुए। मुहूर्त आकर के टाइम पे स्टेज पे खड़े हैं, जो एंड का सीन था, और हेमा मालिनी जी लेट हो रही। अच्छा। उनका इंतजार हो रहा है। प्रकाश जी को मैंने बोला कि ये रोल है भैया, उनका जो मेन विलेन है उनका बेटे हो तुम। तो मैं बोला ठीक है जी, तो करते हैं, तो स्क्रिप्ट दे दीजिए। मैं स्क्रिप्ट नहीं देता किसी को। अच्छा। तो उसने बताया, बड़ा एक्साइटेड था अनुराग। अच्छा। बाप रे, अरे यार भाई यशपाल, मैं बता रहा हूँ पहली बार इतिहास में पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ होने जा रही है। तो ऐसे कितने ही काम छोड़े हैं, मेरे को मलाल नहीं होता, क्योंकि मैं पहली फिल्म ऑस्कर की छोड़ चुका हूँ। रामलीला करते थे आप। आप पूरा रिसर्च करके आए। लल्लन टॉप इसीलिए जाना जाता है। अच्छा। नमस्ते मोनो अनुभव, और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप। और आज हमारे साथ वो हैं जिन्होंने एक कैच से पूरा मैच पलट दिया था और भारत की टीम को इंग्लैंड के सामने जिता दिया था। आप सोच रहे होंगे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आए क्या? जी नहीं, हमारे साथ आए हैं यशपाल शर्मा जी। अब आप चेहरा देख के तो समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। इनकी एक फिल्म आ रही है दादा लक्ष्मी। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि क्या है दादा लक्ष्मी, किस बारे में है? आपने सुना है इस पे 6 साल तक मेहनत की, घूम घूम कर आपने पूरा रिसर्च किया है इस पे। हाँ, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, बीच में कोरोना का भी पीरियड रहा है। दादा लक्ष्मी एक फिल्म का नाम है, टाइटल है। दादा मतलब जब वो बड़े हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, बहुत संत हो गए थे, तो उनको दादा कहा जाता था। लक्ष्मी जब बच्चा है तो मैंने बच्चे और उसको मिक्स नाम रखा है। अच्छा। दादा लक्ष्मी। तो ये एक म्यूजिकल जर्नी है पंडित लक्ष्मी चंद की, जो कि सोनीपत में सिंघू बॉर्डर के पास जाटी गांव है एक, जाटी कला, वहाँ पैदा हुए थे और सोनीपत का है। और उसमें वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, किसान परिवार था, गरीब था, बड़ी फैमिली थी, काफ़ी उनके घर में मतलब ब्राह्मण लोग डांस करेंगे गाएंगे, इसके प्रति बहुत वो था कि बेइज्जती करवा दी, नाश करवा दिया, मतलब ये। लेकिन वो इतनी जिद के पक्के थे कि बचपन से ही संगीत की एक धुन लगी हुई थी। तो ये जो कहानी है, ये आप सोचिए, ये डिसीज़न लेना कि हरियाणवी फिल्म, और वो भी 2 पार्ट में, जिसमें पहले पार्ट में हीरोइनी नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, कोई वल्गर नहीं है, कोई डायलॉग, डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ग्लैमर नहीं है, रोमांस नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3 दिन से हाउसफुल चल रही है। 8 तारीख को रिलीज हुई, मंगलवार को रिलीज हुई, और उसके ऊपर ये कहानी है, उनके संघर्ष की कहानी है, बच्चे की इंटरवल तक और यंग लड़के की एंड तक, इस फिल्म में पार्ट 1 में। पार्ट 2 में फिर मेरा आएगा। अभी मैं बिगिनिंग में हूँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा मतलब ट्रेलर में आप दिखते हैं। हाँ जी। एक बड़ा अच्छा किरदार लग रहा है ट्रेलर में, तो आपका देख के मज़ा आएगा नेक्स्ट पार्ट। तो आपने भी बोला ना कि हरियाणवी फिल्म बनाना और 2 पार्ट में, तो क्या रहा कि हरियाणवी फिल्म की तरफ कैसे रुक किया? इससे पहले तो आप बॉलीवुड या अन्य भाषाओं, पंजाबी में भी आप काम किया आपने 1-2 फिल्मों में, तो
इधर क्या कहीं मैंने सुना था आपको कि आपको एक ही तरह के रोल मिल रहे थे इसलिए आप इधर आए, या फिर जुड़ाव था हरियाणा संस्कृति की तरफ से, क्या मतलब? नहीं देखो, 1996 96 में सितंबर 3 को मैं गया था बॉम्बे। हाँ। कितने साल हो गए आज? 22 और 3 25 26वां साल है। मैं उस वक्त जब गया था जब हरियाणा के अंदर कोई सिनेमा नहीं था। अच्छा। तो मैं हरियाणवी सिनेमा के प्रति कैसे अट्रैक्ट होऊं? हाँ। क्योंकि कुछ था ही नहीं। हाँ। कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फिल्में ही नहीं बनती थी। मतलब इक्का दुक्का चिक्का किसी ने कभी बना दी होगी, तो मैं उतनी मेरे को पता नहीं था कि कहाँ, क्योंकि मैं उससे पहले 5 साल एनएसडी में था, 3 और 2 रिपेटरी। उससे 1 साल पहले मैं चंडीगढ़ में था, इंडियन थिएटर में, एमए ड्रामा। तो 2016 से पहले मैंने कोई हरियाणवी सिनेमा पे कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को करना था, ये है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं, किस लिए करूं, वो समझ नहीं आ रहा था। हाँ। कुदरती ऐसा भी हुआ कि ये जो कमर्शियल फिल्में हैं, जैसे राउडी राठौड़, किंग या कुछ फिल्में कर तो लो, हिट भी सुपर हिट हो जाती, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो मैं, क्योंकि उस वक्त रीजनल सिनेमा बहुत कर रहा था, डोगरी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, गुजराती सिनेमा, असामी, उड़िया, हर जगह का मैंने किया, मैक्सिमम शहरों में, मैक्सिमम राज्यों में। तो हरियाणवी सिनेमा मैंने पहला किया, पगड़ी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला राजीव भाटिया के, तो उसमें मुझे एकदम से चेंज कर दिया और एकदम से मुझे एक नज़र आई। और कुदरती उन दिनों नट सम्राट फिल्म थी। नट सम्राट नाना पाटेकर की देखी कि एक्टर की कहानी, जो कि बहुत सच्चा, सीधा, ईमानदार है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, वो कैसे पागल हो जाता है लास्ट में। अपने ही परिवार से धोखा, मतलब सब कुछ लुटा देना और फिर बाद में बुरा हाल। तो मैंने सोचा वो कहानी को अलग रख दो, सिर्फ 1 लाइन पकड़ लो। एक सांगी जो सांग करते हैं, फोक आर्टिस्ट की कहानी, जो अंत में पागल हो जाता है। तो बाद में बीच में हम करेंगे कुछ। तो इसके जो राइटर हैं राजू मान जी, कहानी के लेखक हैं, उन्होंने मिले मुझे बॉम्बे में। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे, तो बोले अगर सांगी की कहानी करनी है तो लक्ष्मी चंद से बढ़िया कोई सांगी नहीं है। फिर उन्होंने 2 सीन सुनाए। अच्छा। पहला सीन और आखिरी सीन, और उसने मुझे हिला के रख दिया। मैंने 1100 रुपये दिए कि आज से बन गई। ये 2016 की बात है और आज वो फिल्म बन के तैयार है और सुपर हिट चल रही है। सारे, मतलब आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हरियाणवी सिनेमा 22 जगह पे लगा एक साथ और सब जगह, मतलब 19 जगह हाउसफुल चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। हाँ। तो ये फिल्म आप कहते हैं कि इसको तकरीबन 60 के ऊपर इंटरनेशनल अवार्ड मिले, 68 हो गए। फिल्म फ्री वे के थ्रू 68 हो गए। उसके अलावा जो है बाकी नेशनल अवार्ड भी मिला, वो अलग है। हाँ। तो क्या एक ये आजकल एक ये ट्रेंड हो गया, या पहले भी था ये चीज़, कि जो भारतीय होते हैं, जब उनको विदेशी लोगों का वैलिडेशन मिलता है तब वो भारत में उनको पसंद किया था? क्या वही आपने भी? मुझे भी वैसा ही लगा कि मेरे अपने हरियाणा से कोई भी, मतलब क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मतलब हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया है। मतलब आज को अधूरे मन से, हल्के से, ऐसे ऐसे करके, जैसे मतलब पता नहीं कोई कहीं हमारी कुर्सी हिल ना जाए, सिंहासन डोल ना जाए, भाई इतने से हाल हो गए हमको काम करते करते, ये अचानक से आ करके एकदम ये। तो हुआ ये कि, और अच्छा अभी भी ऐसा है, अभी भी बॉलीवुड वालों को भी सेम हालत है अभी, कि अभी भी मतलब थोड़ा सा स्वीकार करने में दिक्कत आ रही है कि एकदम से नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे जब ये पूरी बीमारी फैल जाएगी ना, तब शायद कर लें। और जब क्रिएटिव बीमारी, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से सम्मानित होकर के आओ तो घर में सम्मान मिलता है। ऐसा लग रहा है हरियाणा में। तो सारा कुछ जो भी हरियाणा में जितना भी सम्मान मिला, वो विदेशों से मिलने के बाद या राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद। तो लेकिन कोई बात नहीं, किसी को क्या पता, क्योंकि यहाँ पर पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि काम में दम नहीं होता। लेकिन इस बार पब्लिक बोल रही है, इस बार पब्लिक बोल रही है, तो इसीलिए सबको बोलना ही पड़ रहा है कि यस, गुड फिल्म,
अभी मैं सारे रास्ते आजकल यही काम रह गया कि किस किस ने देखी और क्या क्या रिव्यूज़ हैं। हाँ। जो पब्लिक के रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, वो मैं क्या बताऊं कि मतलब जैसे लगान जैसी फीलिंग आ रही है, सच बता रहा हूँ। लगान जैसी फीलिंग आ रही है। तो लगान का कैसे, लखा कैसे मिला था आपको? लाखा कैसे लाखा मिला था? लाखा मिला था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, पेजर था मेरे पास, हाँ हाँ छोटा सा एक, मतलब ये सोफे जितना तो उम्र में है इतना ही कमरा था, उसी में छोटा सा बाथरूम, बालकनी, किचन नहीं थी, एक स्लैब था, तो वहाँ रह रहा था और पेजर था हाथ में। तो एक दिन मैसेज आया शाम को कि प्लीज़ कॉल आमिर खान प्रोडक्शन क्लेमेंटीना। अब पहले तो क्लेमेंटीना क्या है ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा किसी ने मतलब शरारत की है, हाँ कोई कुछ तो गड़बड़ है। तो बाद में मैंने फ़ोन किया तो पता लगा क्लेमेंटीना रिसेप्शनिस्ट का नाम है। हाँ वो क्रिश्चियन नाम है। तो उसने बोला कि आशुतोष गोवारिकर वांट टू मीट यू टुमारो इफ़ यू आर फ्री। मैंने कहा फ्री हम कहाँ बिजी, हम तो धक्के खा रहे थे, भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे थे। तो अगले दिन मैं गया तो आशुतोष गोवारिकर ने 3.5 घंटे कमरा बंद करके कहानी सुनाई। मैं बैठा था और वो चल के पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, हर एक्टर को पूरी कहानी पूरी कहानी सुनाई। मेरा मेजर किरदार था शायद, इसलिए भी हाँ, सुनाई। और मेरे ख्याल 11 लोगों को तो सुनाई होगी, और बाकी जो भी मेजर एक्टर थे सबको। तो वो कहानी सुनने के बाद, वो मैंने जिंदगी में आज तक किसी ने ऐसे कहानी नहीं सुनाई है। अच्छा। उसके बाद मैंने ही सुनाई है, अगर किसी को सुनाई है तो उत्तम सिंह जी को भी, मतलब 3.5 घंटे लिए। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो लाखा का रोल है वो करना है। पूरी कहानी के दौरान मैं यही सोच रहा कि लाखा का रोल कौन करेगा, और वही उन्होंने बोल दिया। मैं एकदम से हाँ बिल्कुल नहीं मिला नहीं है। अच्छा, तो अभी ऑडिशन होगा, कल ऑडिशन देने आ रहा हूँ। ठीक है। अगले दिन मैं आमिर खान के घर ऑडिशन देने गया। ऑडिशन दे करके मैं बस निकला स्टेशन के लिए, ऑटो पे बैठा ही था कि मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। क्योंकि वो ऑडिशन तुरंत आमिर खान को गया AR रहमान के पास तमिलनाडु मद्रास में, तुरंत हाँ हो गई। और तुरंत मैं कहाँ, अच्छा, कम टुमारो फॉर टू मीट रीना दत्ता। अच्छा। और प्रोड्यूसर से पैसे की बात करने, और सारी रास्ते अगले दिन में सोचे जाऊँ यार साला कितना पैसा मांगूँ, कहीं मना ना हो जाए, ज़्यादा मांग लूँ तो। लेकिन मैंने कहा नहीं यशपाल, गलत है, अब पैसा कमाने का वक्त आ गया। 1 लाख रुपया मांग आज तू, कैसे जाएगा। अच्छा। मतलब 1 लाख रुपया उस वक्त बहुत मेरे लिए तो, मैंने तो देखा भी नहीं था। तो 1 लाख रुपये मांग, मैं कहा नहीं यार, अगर मना कर दिया तो मतलब 80,000 मांग लियो। बोले अरे 70 मांग लियो, चल 50 में, 50 तो ठीक है, 50 से नीचे नहीं आना। तो बोला साले काम तो है नहीं, 20 भी मिलेगा तो करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। अब पहुँचे रीना जी के पास। अब मैं सोचे जा रहा था कि क्या बोलूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि हमारा बजट कम है, सबको 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। नहीं सॉरी, सबको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैडम, 2 लाख तो होना चाहिए। निकल गया मुँह से। वो बोली अच्छा ठीक है, लो साइन करो। मैंने कहा क्या हुआ ये, अचानक से क्या हुआ। तो ऐसे वो फिल्म मिली। और लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ इज लगान, प्रोसेस वाइज। जितना मैनेजमेंट का, टीम वर्क का, जितना डाउन टू अर्थ होने का, जितना चीज़ उससे सीखा है ना, वो मैंने सारा अपनी फिल्म दादा लक्ष्मी में यूज़ किया उसका। अच्छा। इवन कलर भी फिल्म का वही है। अच्छा, वो वाला लगान वाला मटियाला। हाँ। तो आमिर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, क्या उनसे बातचीत होती थी, क्या? नहीं, माइंड ब्लोइंग। मतलब नीचे ज़मीन पे बैठ जाते थे, चाय वाय पीना, ये वो सब बतियाते रहते थे। हम सबको इन्वॉल्व रखता था वो पूरा टाइम, ताकि टीम अच्छा कहीं दूसरे, इसीलिए ना तो कोई लड़की का पंगा हुआ, ना कोई लड़ाइयाँ हुई, ना किसी की चुगलियाँ हुई, क्योंकि हम पूरा टाइम ऑलमोस्ट साथ ही रहते थे, 11 लोग। तो अच्छा, आते ही नहा धो करके फिर कमरे में पहुंच जाते थे, वहाँ ताश खेलते थे। अच्छा। LPCC बन गई, लगान प्लेइंग कार्ड्स क्लब। अच्छा। हाँ, तो मैंने वहीं पहली बार ताश खेला था। अब तो खैर कब से सदियाँ हो गई छोड़े हुए, लेकिन वहीं सीखे थे। और वहीं, क्योंकि सारा रात को सोने तक हम ताश खेलते थे, 12 बजे तक, और सुबह फिर 6 बजे निकलना रेडी।
तो वो उस चक्कर में हुआ क्या कि नंबर एक तो हमारी आंखें ऐसी होनी चाहिए थी कि सारे दिन रात ये प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। तो आमिर आशुतोष आर वेरी क्लेवर कि इनको इनको एक्चुअल में वैसा ही करना है। तो हमारी आंखें ऐसी ही हो गई थी वाकई में, जैसे मतलब धूप में रंग टैन हो गया था और आंखें ऐसी। तो और पूरा एकदम 24 घंटे हंसना खेलना साथ में, ताकि एक टीम वर्क लगान जैसा वो बना रहे। तो ये तो मैं सैल्यूट है उनका, जो मैनेजमेंट था, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी ना कि उनसे ज़िंदगी भर उससे ज़्यादा कहीं नहीं सीखा मैंने। अच्छा, आपने अभी 80,000 रुपये की बात की तो मुझे एक बात याद आई। सुधीर मिश्रा ने जो आपका ऑफर किया था फर्ज, फिर आपने कहा कि नहीं करना है, और जब आप 2001 की ये बात है 90 2000 की होगी आई थिंक, एक में फिल्म रिलीज हुई तो लगान। 99 की बात है। 99 नहीं, 2000 में तो मैं लगान, उसके बाद तो वो छोड़, नहीं पहले की बात है ये। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तब 80,000 आपके लिए बहुत थे। जब लगान करने जा रहे थे तब आपने कहा 80 मांगते हैं, सोचा आपने, और तब आपको 80 मिल रहे थे तब भी आपने नहीं किया फर्ज, ऐसा क्या रहा? भाई 80,000 बड़े थे, मतलब 80 रुपए तो हम उधार लेते थे, अगले दिन खाना खाएं। वही तो तो ये विजय राज, राजपाल यादव, ये कुमुद मिश्रा, सब अनूप सोनी, सब आसपास ही रहते थे। हमारा मोहल्ला था पूरा वो गरीबों का, अच्छा, स्ट्रगलरों का नहीं, एनएसडीबी और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ। तो बस यही था, फर्ज एक डेली सोप था और उसमें मुझे लीड रोल उन्होंने कास्ट किया था, क्योंकि उनको पहले से एनएसडी से पता चल गया था, राम गोपाल बजाज या किसी से, कि इज़ वेरी गुड एक्टर। तो उन्होंने कास्ट किया मुझे, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त डेली सोप करना मेरे लिए, क्योंकि मैं ना डेली सोप की हालत देख चुका था। शांति, इतिहास, बदलते रिश्ते, ये जो युग वगैरह चल रहे थे उन दिनों, और मैं वहाँ रिहर्सल देखता था ना, उसकी शूटिंग, तो मैं हैरान हो गया कि ऐसे, मतलब इतना डायलॉग सही बोल दिया तो ठीक है, बस कुछ नहीं। और छपाई हो रही थी खट 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 खट, मतलब मशीन की तरह बिजनेस। मैंने कहा यार अगर ये करूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा, मैं क्यों सलाम। तो मतलब करैक्टर भी ऐसे ऐसे मिल रहे थे, मैंने कहा नहीं ये नहीं करना है, इसे करने थोड़ी आया हूँ मैं। तो डेली सोप करूँगा तो अपनी शर्तों पे करूँगा, जब एस्टेब्लिश हो जाऊँगा तब अपने मन का पैसा, अपने मन का काम, अपने मन का टाइम। तो इन्होंने मुझे जब दिया 80,000, 80,000, 1,00,000, 20,000 तक, इतना कुछ बन जाता मेरा महीने में, क्योंकि डेली शूटिंग होनी थी 25 से 30 दिन के बीच, 25 या 30 दिन महीने में। तो मैंने मना किया तो वो हैरान हो गए, बोला यार तेरे को मैं काम दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं सिक्योर हो जाऊँगा। सिक्योर हो जाऊँगा मतलब मैं निश्चिंत लापरवाह हो जाऊँगा कि मैं अब क्या काम करना, बस है ना। और ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी, घर कहानी घर घर की तरह, मतलब अब बोल रहा हूँ, उस वक्त उतना ही था वो, कि चलता रहेगा। फिर आदमी, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, अब क्या करना, ठीक है फिल्म में छोड़ो, थिएटर छोड़ो, क्योंकि इतने। तो इसीलिए वो जो एक आराम की ज़िंदगी, अयाश की ज़िंदगी थी, मैं उससे दूर भागा उस वक्त। तो मैंने कहा चाहे कदम दर कदम ही सही, कोई गॉडफादर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोई हमारा कोई लॉन्च करने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने कहा लेकिन चलेंगे तो अपने दम पे। बाद में अच्छा आपने तारक मेहता ऐसा शो भी किया? हाँ, वो तो गेस्ट अपीयरेंस था थोड़ी देर के लिए, वो बार बार रिपीट होता रहता है, संडे को बातें लगे, बट वो ज़्यादा दिन नहीं, मेरे को 15 एक दिन शूट किया होगा मैंने बस। उसका कैसा, तारक मेहता क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि मैं बड़ा फैन मतलब अब उतना नहीं देखता हूँ। नहीं, ये तारक मेहता था या ये रावड़ी राठौड़ है या सिंह इज किंग है, ये जो एक्टिंग है ना, ये तो मैं चलते फिरते कर लेता हूँ। मुझे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तलवार नहीं उठानी पड़ती, सुई से काम चल जाता है। हाँ। तो मेरे को तो चैलेंज चाहिए, मतलब इसीलिए मैं बताया ना कि वो चैलेंज अब मुझे रीजनल सिनेमा में मिल रहा है, इसीलिए ये मैंने अपने मन का सिनेमा किया। लोगों ने मुझे रोका, अच्छा कि हीरोइन नहीं है यार, कॉमेडी नहीं है यार, और ऊपर से तू 2 पार्ट में बना रहा है। 2 पार्ट में, सही बात। मतलब पगला गया है क्या? मैंने कहा भाई एक बार सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनने दो, बाद में ना शायद मैं चेंज हो जाऊं, मैं बदल जाऊं कुछ भी, लेकिन एक बार तो मैं अपनी अंतरात्मा जो कह रही है ना उसको ही करूंगा। और मैंने थ्रू आउट, राइटिंग से लेके, एडिटिंग से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के, एक एक चीज, उत्तम जी ये मूड है इस गाने का। एडिटिंग में भी मैंने कहा नहीं यार ये नहीं निकल रहा है सीन, इसमें कुछ और चाहिए। या कहीं भी बीजीएम में भी सर नहीं, ये नहीं सर, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा इस पर। एक फ्लो पूरा मुझे चाहिए, जो एक जो
ठाठी भाग दौड़ की जिंदगी और ये आर 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 और ये जो जिस तरीके का ये शोर मुझसे नहीं, ये आदि पुरुष जैसा मेरे को दर्द हो जाता है सिर में। आजकल तो ये आदि पुरुष और ये सब तो मैं सच बता रहा हूँ, ये फिल्म के बीच में ट्रेलर आया था आदि पुरुष का, मैं ऐसे हो गया यार ये क्या कर रहे हैं। और जैसे ही वो हुआ, ये मेरा ही नहीं, वहाँ सबका विचार था ये। अच्छा। जो भी हॉल के अंदर बैठे थे, हाउसफुल था। पहला दिन पहला शो। तो सच में वो चमत्कार, कितने चमत्कार देखे अब, हो गया अभी, बहुत हो गया अभी। असली जिंदगी तो दिखाओ जो नहीं देखी है किसी ने। एक बिल्कुल कच्चे मकान, बिल्कुल चारपाइयाँ, वही खाटें, वही हुक्के, वही दरियाँ, वही वो ये जिसमें बर्तन वही 100 साल पुराने, सारा चीज एग्जैक्ट वैसे की वैसी रखा दिखाई है मैंने। इसीलिए रिसर्च ज्यादा हुई, कपड़े भी वैसे, सब कुछ वैसा रियल लगना चाहिए। मैंने कहा नए खरीद के पुराने नहीं करने हमको। पुराने ही लेते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ना इसकी कि वैसा ही कच्चा घर, वैसा ही, तो 7 भाई बहन थे आप, और उस समय क्या था, बचपन कैसा था आपका? क्या उसकी वजह से भी एक ऐसा होता ना, बचपन का जुड़ाव होता, इसलिए भी आदमी हरियाणवी जो संस्कृति होती है वैसा कुछ बनाने की सोचता है, अपने घर लौटने की सोचता है बेसिकली? क्या था? वैसे बात सही है, मैंने इसमें बचपन की बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे वो पिट्ठू गर्मा गर्म गेम है, या पोशंपा भाई पोशंपा, या कोक लाखी पाखी जे मेरा ताई जे, या बाइस्कोप देखना बच्चों का। ये सारे जो बचपन में हमने किए हैं, वो कोशिश की है डालने की, क्योंकि पूरा तो नहीं डाल सकता था। हालांकि अभी भी मेरे मलाल रह गया, कई सीन कट गए उस ऐसे, कोई बात नहीं। 7 भाई बहन थे, एक बहन चली गई थी शुरू में, 1.5 साल की थी, 1.5-2 साल की थी, कुत्ते ने काट लिया था तो चली गई उस वक्त। तो क्योंकि मैंने जो गेम खेले हैं ना सारे बचपन में, मैं वो देखना चाहता हूँ, और मैंने ये महसूस किया है कि पब्लिक के ऊपर असर पड़ता है इसका। कैसे कैसे फोन आ रहे यार, वो लक्ष्मी जो नीम पे ऊपर चढ़ के जो लटकता है नीचे गिरता है ना, वो कमाल है। कोई कह रहा है अरे यार वो गाय चराने वाला कमाल है, मेरे को बचपन याद आ गया। कोई कह रहा है बाइस्कोप भी है इसमें, कोई कह रहा है मतलब कोकला खिपाखी भी है। ये सारी चीजें समझ में आती हैं यार, वही वैसे ही खुरलियाँ, वैसे ही गाय भैंस, पूरा जमाने। इसकी लाइन ही यही है पहले कि चालो उस देश में जहां संगीत हो। चालो, ये उसी ने गाया है, सोमवीर ने, जिसको मैं बता रहा हूँ। श्याम शर्मा और सोमवीर, ये कमाल के, और मीनाक्षी पांचाल, इन्होंने कमाल का जान डाल दी फिल्म के। चालो उस देश में जहां संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश, उड़े भाईचारा हो। यही 2 लाइन पूरी फिल्म के अंदर ऐसी रिपीट होती हैं, अलग अलग मूड में और अलग अलग धुनों में, कि शुरुआत में नंबरिंग में वो गाना आता है, मतलब कि चालो उस देश में। तो ये क्योंकि उस दुनिया में चलो अब 100 साल पहले जब, हाँ, तो उसी में जाते हैं लोग, बाकायदा जाते हैं और बाकायदा एंजॉय करते हैं उस लाइफ को। आप भी संगीत की बात कर रहे थे, तो इधर हरियाणा, जब से सोशल मीडिया और ये सब आया, यूट्यूब वगैरह, तो उसके बाद जो हरियाणवी गाने थे, मतलब थे क्या हैं वो, जैसे बहुत देखे जाते हैं, जैसे आँखा का काजल हो गया, 52 गज दामन करके, तो ये गज बन पानी ने चाली। तो इसका क्या मतलब है कि, और उस पे बड़ा, जैसे आपने बोला ना इसमें कुछ द्व्यर्थी नहीं है, कुछ नहीं है, पर इन गानों पे बड़ा द्व्यर्थी होने का एक वो ठप्पा लगता है, जैसे आप पंजाबी या भोजपुरी, तो इन पे क्या आपका क्या? नहीं है, बल्कि जब मैं 2016 में आया था तब तो भरमार थी। अच्छा। तब तो हरियाणवी के नाम पे बालक गंदे चुटकुले, गंदी किलकारियाँ सी, गंदे गाने भी दवीर थी, और टाइटल भी ऐसे ऐसे, मतलब कि आप मतलब बोल ही नहीं सकते। तो लेकिन मेरा एक मानना है दोस्त कि आप किसी और की लकीर छोटी मत करो, अपनी लकीर बड़ी करो, उसकी अपने आप छोटी हो जाएगी। पिछले 6 साल के अंदर इस वक्त पहले जितना था उसका 10% रह गया बस गंदगी। अच्छा। सारी साफ हो गई है। क्योंकि अब वो खुद वो डरने लगे हैं कि अरे नहीं यार ये नहीं देना, गालियां पड़ेंगे। पहले कोई गाली देने वाला ही नहीं था, पहले कोई विरोध करने वाला ही नहीं था, या करते भी सब करके चुप बस बैठ जाते थे।
मेरे सामने सामने चेंज हुए हैं लोग। अच्छा, बिल्कुल असर पड़ा है उसका। आप ये कह रहे हैं ना कि मतलब मैं आपकी व्हाट्सएप डीपी देख रहा था, आपकी माँ की डीपी लगी हुई है। जी। माँ की क्या यादें हैं उनको? ऐसा है कि नहीं, माँ की तो बहुत यादें हैं, मतलब उनके बगैर क्या है, उनके बगैर तो ना उठना ना सोना कभी। वो तो कैंसर से गई और 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उसके 2 महीने बाद 18 जनवरी को 2.5 महीने बाद वो चले गई थी। तो 1985 में मैं 10वीं पास किया था उस वक्त। अच्छा। और उनकी यादें हैं, उनका जो एक्चुअली द बेस्ट टीचर इज़ मदर, जो सुबह 5 बजे से 4 बजे से उठ करके जो काम करना शुरू करती थी, बच्चों को उठाना, पढ़ाई पर लगाना, ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, चाय, गोबर, उपले, लकड़ी, ये सब्जियां, क्यारी, बाप रे क्या नहीं किया। और इतना इतना कुछ करना। और फिर सिलाई भी करती थी लोगों के कपड़े, फिर स्वेटर भी बुनती थी लोगों के, बैठे बैठे, खाली कभी बैठे देखा ही नहीं मैंने। तो ये जो चीज़ है ना, वो तो आज तक यहाँ क्या मतलब पूरे रग रग में छाई हुई है। तो सबसे बड़ा यही है, यही यादें हैं। तो उन्हीं के नाम से यश विद्या नाम था, तो यश विद्या फिल्म्स मेरा बैनर है। फिल्म बनाई आपने? हाँ, और ईमेल आईडी भी yashvidya.com है। हाँ। yashvidya@gmail.com, yash.vidya@gmail.com। हाँ, तो उस समय क्या मतलब रामलीला करते थे आप, थिएटर करते करते, फिर क्या हुआ कि वो जो सत्यदेव दुबे का नाटक देखने पहुंच गए, क्या हुआ था उसका? आप पूरा रिसर्च करके आए हैं। लल्लन टॉप इसीलिए जाना जाता है। अच्छा, क्या बात है, बहुत ही मेरे को अब मैं बार बार रिमाइंड करता जा रहा हूँ वो सब, और मैं उस क्या बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, क्या बोलते हैं उसमें जा रहा हूँ बार बार। अच्छा है, मैं चांदी का काम करता था, जहाँ मैंने चांदी की पाजेबें बनाते थे हम, और आगरा बेच के आते थे, दिल्ली आगरा। तो आगरा मतलब एक एक क्विंटल, मतलब ऐसा नहीं 100 किलो। तो वो कई सारे वर्कर हम बनाते रहते थे। 300 रुपये से शुरू किया था मैंने महीना। आप ही का काम था या किसी और के? नहीं, किसी और का काम था। अच्छा। मैं वर्कर 300 रुपये महीना से शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे, और साथ में नाइट कॉलेज भी 2 घंटे के लिए जाता था, और फिर रात को रिहर्सल भी करते थे। इस तरह सुबह उठ कर ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो बड़ा अच्छा खासा वो था। तो ये अचानक धीरे धीरे क्या हुआ, ये काम मैंने कैप्चर कर लिया। कैप्चर मतलब अपने घर पे लगा लिया। अच्छा, पैसे आने लगे? ठीक। नहीं, वो उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये लो सामान, अपने वर्कर रखो, बनाओ, और उसी 1 किलो के हिसाब से आपको इतना मजदूरी मिल जाएगी। अच्छा। तो मैंने किया। उस वक्त थोड़ा ठीक ठाक, मेरे ख्याल एमए इंग्लिश कर रहा था मैं, जो सिर्फ नाटक करने के लिए एडमिशन लिया था। तो अचानक अखबार में देखा कि सत्यदेव दुबे का नाटक है, उसमें नसीरुद्दीन शाह है। अच्छा। अंधा युग, धर्मवीर भारती का, और शफी नामदार थी उसमें, सुरेखा सिकरी नहीं, उत्तरा भावकर थी, और मतलब सत्यदेव दुबे खुद थे, और काफ़ी लोग थे और भी, मुझे नाम याद। तो मैंने, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, नाना पाटेकर, इनके तो हम दीवाने थे। मालगुड़ी डेज, तमस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हमारे फेवरेट थे। कथा सागर। तो मैं और मेरा लंगोटिया यार धर्मवीर, अच्छा, हम दोनों घर से, मोबाइल तो कुछ होते नहीं थे, लैंडलाइन भी नहीं थे किसी के पास, टीवी भी ऐसे ही था, ब्लैक एंड वाइट सा, कोई साफ सुफ नहीं था वेस्टर्न का। तो हम दोनों घर से भाग गए बस पकड़ के, और वहाँ धर्मवीर को भी मैंने भेज दिया। मैंने एक नाटक देखा अंधा युग, फिर दूसरा देखा कुलभूषण खरबंदा का, तीसरा देखा उत्पल दत्त का कल्लोल, चौथा देखा गुजराती नाटक जिनकी डेथ हो गई, कुमारनी आगाशे, परवीन जोशी और सरिता जोशी का, और फिर आगरा बाजार देखा हबीब तनवीर का। मेरे ना ऐसे कपाट खुलते गए, मैं कहा यार क्या बात है।
अच्छा, ये सब दिल्ली में ही देख रहे एक ही फेस्टिवल था, अच्छा, नेहरू शताब्दी समारोह, 15 नाटक थे। अच्छा, तो उनका एक समारोह था, उसमें था ये अंधा युग। ओके। तो 89 सितंबर की बात है ये, हाँ। मुझे अब तक याद है, क्योंकि उसके बाद मैंने ब्रोशर देखा था यहाँ उसमें NSD में। तो मैं फिर वहाँ 4 महीने रुका। हाँ। धर्मवीर को भी भेज दिया मैंने। हाँ। 4 महीने रुका, एक छोटा सा कमरा पटेल नगर में, वेस्ट पटेल नगर में एक किराए पे ले लिया, 400 रुपये महीना, इतना सा था, मतलब पनवाड़ी की दुकान जैसा। बस 2 लोग सो सकते थे। तो हमने वहाँ लेकर के हम रहना शुरू कर दिया, और ये VK शर्मा है, उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अच्छा। खिलौना। खिलौना। तो वहाँ मैंने 4-5 नाटक किए, कई स्कूलों में घूमते थे, डेली हर हफ्ते में 2-3 शो हो जाते थे। तो 3-4 नाटक किया अनामिका हक सर के साथ, VK शर्मा के साथ। तो उसमें वहाँ मैंने गाना भी लिखा, स्टोरी भी, हमने नाटक भी लिखा आपस में मिल बैठ करके, सपना जो सच हो गया। इस तरीके से वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन फिर मुझे लगा NSD में एडमिशन लेना है तो मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो बाहर से ही आते, तो मैं वापस चला गया 4 महीने बाद। हिसार चले गए, फिर वापस आए, फिर NSD का क्या हुआ? नहीं, फिर तो मैं तीसरा साल हर साल देता रहा, हुआ ही नहीं मेरा एडमिशन। अच्छा, तीन बार नहीं हुआ? 3 बार नहीं हुआ। और वहाँ मैंने MA इंग्लिश में ले लिया, जबकि 6ठी में ABCD सीखी थी। तो एडमिशन भी इसलिए लिया क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला फीस मत देना, क्लास मत अटेंड करना, नाटक कर लेना बस। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कर लेंगे। तो तीसरी बार में वहाँ नहीं हुआ, तो मेरा इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में हो गया। हाँ। MA ड्रामा। हाँ। तो मैंने वहाँ चला गया। फिर 1 साल बाद 91 में NSD में भी हो गया। हाँ। तो फिर मैंने NSD में ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी। फिर NSD ज्वाइन कर लिया, फिर NSD पढ़े, फिर जब मुंबई गए तो उसका एक है आपका, जब अरे गोविंद निहलानी का ऑडिशन देने गए थे आप, तो वो तो अलग ही, मतलब पूरा बायोग्राफी पढ़ रहे हैं आप। पूरा अलग ही किस्सा था वो तो, मतलब मैं पढ़ रहा था, मैं खुद ही बहुत चक्का था उस नहीं, अच्छा है। अब तो याद आ रहा है, तो अब तो शरीर में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सब याद करता हूँ, तो रियली मज़ा। लेकिन मज़ेदार है, पता है, ये रिच बचपन भी ऐसे ही रिच था मेरा। पैसों से नहीं, लेकिन वाकई रिच था, बहुत कुछ यादें हैं। अरे सीतापू मतलब क्या, और कोका कोला के ढक्कन क्या, और सिगरेट की डिब्बियाँ क्या, खजाना था ये। वही सब है जो आप अप्लाई करते हैं बाद में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैं धक्के खा रहा था, मतलब ये 99 की बात है। तो पता चला कि दोस्त से पता चला कि शिवाजी असिस्टेंट था, तो उसने हरीश खन्ना को बताया कि हरीश खन्ना ने मुझे बोला कि भाई राजेश तेलंग और हरीश खन्ना ने बताया कि भाई ऑडिशन है, यहाँ पे आ जाओ, NSD के काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो मैं गया ट्रेन की तरफ गया, तो भाई पैसे ही नहीं थे, कुछ 3-3.5 रुपये थे। मैं कहा टिकट में नहीं खर्च करूँगा इनको मैं चला गया। और फिर वहाँ उतरा, तब तक बरसात बहुत तेज आ गई। तो मैं वहाँ से फिर पैदल राजकमल स्टूडियो गया, तब तक भीग चुका था। तो मैंने बाथरूम जा कर के पहले निचोड़ा बिचोड़ा कपड़ा उतार के बढ़िया से झाड़ फाड़ के पहन करके फिर मैं गया अंदर और बढ़िया से ऑडिशन दिया। 2 स्पीच बोली नाटकों की, क्योंकि मुझे तब तक मैं इस स्थिति में आ गया था कि मैं फ़ोटो दे करके आ जाना, हम बताएंगे। मैं कहा नहीं, मेरा ये ऑडिशन शुरू हो गया था कि भैया 5 मिनट दो बस। मैं स्पीच सुनाता था, पेजर नंबर लिख के बुलाना हो तो बुला लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे ऑडिशन शुरू हो चुके थे मेरे। हाँ, मैंने वो नहीं कि भैया आ जाना, हाँ, धक्के नहीं खाया। बस गोविंद निहलानी जी ने खुद लिया, और एक अच्छा किरदार, छोटा किरदार, लालटू का नेक्स्ट लाइट ग्रुप का लीडर होता है, जो जया बच्चन का भी कमबैक था। उसी के मुहूर्त पे अमिताभ बच्चन को पहली बार देखा था, ओपनिंग क्लैप करते हुए मुहूर्त। और मैंने कहा नहीं, फोटो नहीं खिंचाऊंगा, काम करूंगा। तो बाद में काम हुआ, आरक्षण फिल्म किया मैं। हाँ। तो उसकी क्या, आरक्षण की क्या कहानी, मतलब? नहीं, कहानी नहीं, वो तो आरक्षण प्रकाश झा की थी, और किया साथ में सीन थे काफ़ी हमारे। मेरे ही तबेले में वो आते हैं जब सब, सैफ अली खान हो, चाहे वो प्रतीक बब्बर हो, दीपिका हो, सब वहीं आते हैं, और सबके साथ अच्छा रहा इंटरेक्शन। लेकिन उनसे सीखने को बहुत मिला। मतलब इतना बड़ा इंसान कितना प्रोफेशनल हो सकता है, और काम के प्रति कितना सीरियस हो सकता है। मतलब
उनके देखना चाहिए, उनसे कथन बहुत सीखने को मिला। मतलब आकर के टाइम पे स्टेज पे खड़े हैं, जो एंड का सीन था, और हेमा मालिनी जी लेट हो रही, अच्छा, उनका इंतजार हो रहा है उनका गेस्ट अपीयरेंस था बस एक छोटा सा, अच्छा, हेमा मालिनी का। तो भाई इतनी देर इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। जैसे ही वो आई, अरे चलिए शुरू करते हैं, हेमा जी आ गई जी, तो प्रकाश जी हेमा जी आ गई, चलिए शुरू कीजिए। उन्होंने मतलब प्यार से ही मार दिया है, मतलब इतना रिस्पेक्ट करके कि मतलब शर्म आनी चाहिए टाइप बोला। हालांकि हेमा जी की अपनी प्रॉब्लम थी, उनका साड़ी का कुछ दिक्कत आ गया था, तो इसलिए वो चेंज करना पड़ा। पर मतलब अगर अमिताभ जी को भी उनके साथ ही बुलाया जाता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, तो आपने प्रकाश झा की बात की, तो मैं पहली बार मैंने आपको जाना, तो मैंने लगान से नहीं जाना, मैंने जाना आपको गंगा जल से। सुंदर यादव का किरदार, तो वो किरदार मतलब एकदम ऐसा लगता है कि यहीं आसपास कहीं होते हैं, जैसे वो किरदार थे वैसा किरदार है वो। उसकी मतलब उसके क्या प्रोसेस रहा, उसको चूँकि तैयारी का, या फिर अजय देवगन से कैसे मिले और कैसा क्या रहा गंगा जल में? नहीं, तैयारी व्यारी तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन करते करते कुछ ऐसा एक एटीट्यूड और ऐसा आ गया था कि बिगड़ैल बेटा, मतलब किसी ठाकुर का, हाँ, बड़े अमीर का, जिसका पूरा रुतबा है, उस टाइप की चाल ढाल अपने आप ही आ गई थी। क्योंकि मैं बचपन में जिस गली में रहता था ना, वहाँ हिमाचली, बिहारी, झारखंड के, मतलब बिहारी झारखंड के अलग अलग, भोजपुरी और डोगरी और राजस्थान के सारे चपड़ासी लोग सब एक लाइन में रहते थे अलग अलग जगहों के। तो बिहारी भी सुन रखी थी, यूपी की भी सुन रखी थी, डोगरी भी सुन रखी थी, वो भी सुन रखी थी, राजस्थानी भी सुन रखी थी। तो इतनी शायद मुश्किल नहीं आई भाषा सीखने में। हाँ। और आपको बताऊं, जब प्रकाश जी को मैंने बोला कि ये रोल है भैया, उनका जो मेन विलेन है उनका बेटे हो तुम, तो मैं बोले ठीक है जी, तो करते हैं, तो स्क्रिप्ट दे दीजिए। मैं स्क्रिप्ट नहीं देता किसी को। अच्छा। मैंने बोला अच्छा, तो मैं यहीं पढ़ लूँगा, मुझे पढ़ने तो दो। उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मैंने वहीं बैठ के पढ़ी। अच्छा। पूरा 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा जितना भी था लगा था, उसमें मैं पूरा स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ी। उसमें मेरे डायलॉग ही नहीं थे, उसमें बस वहाँ साथ में है, मेन विलेन के साथ साथ में है, हाँ उनके पीछे सुंदर भी है। और करते करते, शूटिंग करते करते मेरा रोल ऐसा ऐसा निखरता गया, डायलॉग भी जुड़ते गए। और 1-2 डायलॉग थे बस कहीं कहीं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बाद में पैदा हुई हैं, करते करते डेवलप हुआ है रोल। बाद में मेन विलेन मैं ही हो गया। वही। हाँ, तो उसमें सब अवार्ड में भी नॉमिनेशन हुआ, तो उसी में हुआ मेन विलेन के लिए। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मतलब वो मेरे जहन में आपके 2 ही 3, मतलब बहुत सारे रोल हैं, पर 2-3 जैसे, एक वो मैंने लाखा की आपने बात की, एक ये सुंदर यादव, एक और ना, जैसे आप बोलते हैं स्क्रिप्ट नहीं देते, एक और इंसान है वो स्क्रिप्ट नहीं देते, अनुराग कश्यप। आपने वासेपुर में वो एक गाना याद, मैं तीसरा फिल्म अगर मेरा फेवरेट बोलो तो अपहरण और अब तक 56 है। अच्छा। मेरे परफॉर्मेंस वाइज, जो डिटेलिंग के हिसाब से देखो तो खैर हाँ, वासेपुर का मतलब वो क्या एक गाने के लिए कैसे मान गया, 1-2 गाने जो वो याद, मतलब और वो कल्ट बन गया फिर एकदम। देखिए, मैं जा रहा था गुलजार साहब का नाटक करने लखनऊ। अच्छा। और ये जा रहे थे बनारस, एक ही फ्लाइट थी। वही फ्लाइट दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से बनारस, कनेक्टिंग फ्लाइट थी ऐसे। तो उसने बताया, बड़ा एक्साइटेड था अनुराग। अच्छा। बाप रे, अरे भाई यशपाल, मैं जा रहा हूँ पहली बार इतिहास में, पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ होने जा रही है। अभी 4 महीने वहीं शूटिंग करूँगा, ये देख गाने सुन। मैंने कहा यार, ये तो कुछ बढ़िया काम होने जा रहा है यार, हमको भी तो लो यार। बोले अब तो देख सब हो गया, अब तो कुछ नहीं, कुछ है नहीं। और दूसरा बात क्या है कि मैं या तो ऐसे एक्टरों के साथ काम करता हूं जो अपनी एक्टिंग से दुखी आ चुके हों कि मुझे कुछ अलग करना है, और या फिर बिल्कुल नए नए जो फ्रेश हैं। तो तुम दोनों में ही नहीं हो। मैं बोला यार ऐसे तो मत बोल। चलो ठीक है। अब हम बैठे, गुजर गया टाइम, और मैं उतरने लगा तो बोला यशपाल
आइटम बॉय करेगा? अच्छा, आइटम बॉय। मैंने कहा यार आइटम गर्ल तो सुना, आइटम बॉय क्या होता है ये? तो मैंने बोला ये साला कुछ ना कुछ तो करेगा ही, मतलब ऐसा तो वेस्ट तो नहीं करेगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है करूँगा यार, आंख बंद करके हाँ कर दिया बस, और बता। तो बोला ठीक है मैं कल फ़ोन करवाता हूँ। कहा ओके। बस ये ऐसे रोल मिला है। तो कई बार चाहे प्रकाश झा हो, श्याम बेनेगल हो, सुधीर मिश्रा हो, अनुराग कश्यप हो, वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लंबी डिस्कशन की ज़रूरत है हाँ करने से पहले, क्योंकि ये लोग फिल्म बनाएंगे तो कुछ अच्छा ही बनाएंगे और ये किसी एक्टर को वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब मैंने, अगर मेरा रोल जो था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, अगर मैं ओवर करता ना और शो करता खूब, तो ना वो बर्बाद हो जाता। मैंने अपने आप को द बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड समझ करके किया उसको, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसमें ना, उसमें कॉमेडी निकली वो, क्योंकि मैं सीरियस था इसलिए कॉमेडी निकली, अदरवाइज वो शायद खराब हो जाता। हाँ, मतलब वो कल्ट हो गया, पिक्चर तो कल्ट हुई वो एक आपका जो पार्ट था छोटा, ये गेस्ट अपीयरेंस बोला कि उसने स्पेशल थैंक्स दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कई बार यारी दोस्ती में ऐसी बातें हो जाती हैं, होती रहती हैं। आपने अभी श्याम बेनेगल का नाम लिया, तो श्याम बेनेगल आपने एक तरफ आप रीजनल सिनेमा भी करते हैं, आप जिनको आर्ट हाउस कहते हैं, आप पैरेलल सिनेमा कह लें, और कमर्शियल सिनेमा भी आप राउडी राठौर जैसी फिल्में भी करते हैं। तो आप शुरुआत में तो लगभग ऐसी ही फिल्में कर रहे थे जो आप आर्ट सिनेमा जिनको कह सकते हैं, पर एक फिर कमर्शियल सिनेमा आपने किया। तो जब वहाँ पहुँचे आप, तो ये देखा इनके जैसे एक जो आदमी जानता नहीं है वो तो देखता सोचता तो है कि ये स्टार्स हैं, इनके बड़े टेंट्रम्स होंगे, सलमान के साथ, अक्षय के साथ, अजय के साथ आपने काम किया। तो वो क्या था कि वहाँ कैसे लगा कि यार ये तो अपने ही जैसे लोग हैं, ये सब काम कर रहे हैं जैसे हम लोग? नहीं, उन्होंने कंफर्ट फील करवाया। अच्छा, इसीलिए, क्योंकि मैंने देखा अच्छे टैलेंट का मतलब कदर करते हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ। चाहे अजय देवगन रहे हो, चाहे आमिर खान रहे हो, चाहे मनोज वाजपेयी रहे हो, सब जगह जहाँ भी काम किया, इवन सलमान खान भी ट्यूबलाइट में जब काम किया, या अक्षय कुमार भी, वो कौन चाहता है कि हमारी फिल्म खराब हो? हाँ, हाँ। ताकि वो अच्छा बने, सीन तो है वही, इसीलिए वो करते ही हैं। तो मैंने तो देखा, मतलब आमिर खान से बड़ा लेकिन कोई को एक्टर नहीं देखा मैंने। अच्छा, रियली मैंने बड़े बड़े स्टार, ये वो एक्टर सब, NSD वाले भी, वो भी सब देखे, लेकिन आमिर खान जैसा को एक्टर मुश्किल से मिलता है। वो बहुत जेन्युइनली कंफर्ट भी करवाता है और काम भी करता है रियली। आगे का क्या प्लान है? हरियाणवी फिल्में सेकंड तो खैर आप बताते हैं लिख चुके हैं, लिख रहे हैं? नहीं, रफ है अभी। अच्छा, रफ। कुछ सीन है जो रखने हैं, लेकिन पूरा एक जो स्क्रीन प्ले है ना, वो नहीं बना है। मतलब एक ढांचा बन गया है कि उस पे, हाँ, मतलब टूटा फूटा कोलाज है, पेंटिंग बनानी है। हाँ, उसको सजाना है। सजाना भी है, कुछ जोड़ना भी है, तोड़ना भी है। हाँ, घटबद तो भी करना। आगे इसके बाद और हरियाणवी फिल्में बनानी, जो कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला इस पे आपको, या फिर नहीं? अभी तो देखो ये जो है इसकी ऑडियंस बढ़ रही है। हाँ, वही। हाँ। और कल से, शुक्रवार से और नए शोज होंगे या कुछ चेंजेस होंगे, तो कल से एक नया अध्याय होगा। ये तो मंगल बुध वीर तो हमने टेस्ट के लिए रखा था, जो ये सक्सेसफुल हो गया कि टेस्ट के लिए देखते हैं, फिर लगाएंगे। लेकिन अभी बॉम्बे में एक शो, और यूपी में 2 शो, और राजस्थान में 1 शो, ऐसे करके शुरू कर रहे हैं बाहर, और दिल्ली में भी रोहिणी 1 शो, ऐसे एक्स्ट्रा करके कल से। फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और फिल्में बनाएंगे हरियाणवी? अरे 100%, मरते दम तक। अच्छा, बिल्कुल, हिंदी हरियाणवी अब तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अब तो मुझे भरोसा भी हो गया है ना अपने आप के ऊपर। हाँ। पहले तो मुझे डिगाने वाले बहुत थे, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा डिग करके फिर अपनी अंतरात्मा की सुनता था, फिर चलता था। अब तो मैं मतलब जो करूँगा सोच समझ के, या अच्छे से, जिस तरीके से है। अभी बहुत टाइम लग गया, 6 साल का वक्फा लग गया, अगर कोरोना को भी हटा दे तो 5 साल तो मानो। तो अब मैं जो करूँगा वो तकरीबन 1.5 साल के अंदर पूरा फिल्म कंप्लीट करूँगा, शुरू से आखिर तक। अच्छा, जैसे मैंने अभी बात की थी ना, गाने बढ़ गए, गाने खूब इस समय सुने जाते हैं हरियाणवी, और बजते हैं, डीजे पे बजते हैं खूब, पर हरियाणवी सिनेमा क्यों नहीं आगे? इंडस्ट्री से पंजाबी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई एक तरह से देखा जाए तो, हरियाणवी, राजस्थानी, ये आसपास ये सिनेमा उतना। देखिए, हर चीज़ को ना वक्त लगता है। हाँ। हमको भरोसा पैदा भी तो करना पड़ेगा ऑडियंस के लिए। हाँ। ऑडियंस कैसे मानेगी कि हरियाणवी सिनेमा अच्छा है?
कोई दिखाओ तो सही कोई। अभी अच्छा सिनेमा आ भी गया तो उनका भरोसा नहीं था। पगड़ी आई, सतरंगी आई, छोरियां छोरों से कम नहीं होती आई, हरियाणा फिल्म आई, डीजे वाले बाबू आई, ये 5 फिल्में मैं बोलता हूँ जिसमें 3 को नेशनल अवार्ड मिला। हाँ। और उसके बाद दादा लक्ष्मी को। हाँ। तो लेकिन ऑडियंस नहीं मिली। हाँ। हरियाणा फिल्म में फिर भी एक कॉमेडी फिल्म थी और अच्छा वो था, उसको ऑडियंस थोड़ी बहुत मिली। अच्छा। फिर डीजे वाले बाबू क्योंकि गुलजार चन्नी वाला की बहुत फैन फॉलोइंग है तो उसको थोड़ी सी ऑडियंस ज़्यादा मिली। लेकिन उतनी ऑडियंस तो दादा लक्ष्मी को पहले दिन मिल गई। अरे वाह। तो ये एक अचीवमेंट है। और मैं घमंड के साथ नहीं, पोलाइटली ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसी फिल्म आज तक हरियाणा में तो बनी नहीं, और शायद ये अगर सही ढंग से प्रमोट हो गई तो बॉलीवुड में भी और पूरे इंडिया में भी डंका बजा सकती है। क्योंकि इंटरनेशनल के लोग, जर्मन एक डायरेक्टर, फ्रेंच एक डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस फ्रेंच, जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो जज थे, जूरी में थे, वो मिले। उन्होंने 15-15 मिनट का वीडियो बनाया मेरे लिए इस फिल्म की प्रमोशन के लिए। बोले आप ये दिखाना बिकॉज वी लव दिस फिल्म। फिर वो फ्रेंच कुछ दिनों के बाद मेरे घर आया डायरेक्टर और बोला कि यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं, इटालियन, ये वो सारी जितनी भी हैं, चेक लैंग्वेज, ये उसमें सबटाइटल के साथ मैं करवा सकता हूँ। अच्छा। अगर आप बोले तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले हरियाणवी में होएगा, उसके बाद दुनिया में जाएगा तो जाएगा, लोकल टू ग्लोबल जाएंगे, ग्लोबल टू लोकल नहीं आएंगे। क्या बात है, मतलब। और मुझे लगता है अब ये सच होगा। अच्छा, आपकी पहले से ही वो एक रहा जिद रही, जैसे शुरू में आपने कहा भाई टीवी नहीं करना तो नहीं करना है, नहीं करना, सीधी सी बात। उस तरह से आपका इस फिल्म के साथ ही जिद रही। मेरे को 1 सेकंड नहीं लगता, चाहे करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का कुछ भी फिल्म है, कुछ भी है, मेरे को 1 सेकंड में डिसाइड, नहीं भाई बस तो बस। तो ऐसे कितने ही काम छोड़े हैं, मेरे को मलाल नहीं होता क्योंकि मैं पहली फिल्म ऑस्कर की छोड़ चुका हूँ। मैं एनएसडी में सेकंड ईयर में था और देखने में अच्छा हैंडसम था, मतलब अभी भी हूँ, लेकिन उस वक्त ज़्यादा था। कौन सी फिल्म कौन सी थी ऑस्कर की? ये लिटिल बुद्धा। अच्छा। तो बुद्धा के रोल के लिए वो उसने मतलब मेरे को मना के थक गया कि वी विल टॉक टू योर डायरेक्टर। मैंने कहा नो, आई विल नॉट मिस द क्लास। ओके, टुमारो कम फॉर ऑडिशन। मैंने कहा नो सर, टुमारो आई हैव क्लास। मुझे लगा ऐसे ही कुछ बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, टीवी शीवी का कुछ बना रहे होंगे। और कौन सी थी, द लास्ट एम्परर के डायरेक्टर थे ब्रूटोलुची, उनका कास्टिंग डायरेक्टर था, और सब साथ में रवि खान मिलकर थे, जो लेकर आए थे मेरे को मिलाने। तो उसने दूर से ही बोला उसको बुलाओ, तो मैं गया। मैं 3 सिस्टर्स चेरी और चार्ड की रिहर्सल कर रहे थे, 4 लोग, सीन वर्क। तो उसने बुलाया तो उसने पूछा कि यू नो बुद्धा। मेरा बैग था मेरे हाथ में, मैंने कहा ये बुद्धा, आई एम रीडिंग बुद्धा। अरे यार, तो बड़ा इंप्रेस हुआ वो। बोला यू नो हॉर्स राइडिंग? नो बट आई कैन लर्न, व्हाई? तो उसने फिर एक पेड़ के पास बिठा के बातचीत किया, वीडियो लिया एंड सारे प्रोफाइल एंड बोला कि प्लीज़ कम टुमारो फॉर ऑडिशन ऑन ताज लैंड, नहीं ताज का एक कुछ और भी साथ में है। तो मैंने कहा नो आई कैन नॉट कम, आई हैव क्लास टुमारो। तो बोले अच्छा इतने बजे आ जाना। मैंने कहा नो आई हैव क्लास एंड कैन यू स्पेयर 2 months? मैंने कहा नो वे सर, नो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू योर डायरेक्टर कीर्ति जैन, शी इज रेडी। मैंने कहा नो सर, शी इज रेडी बट आई एम नॉट रेडी, हाउ कैन आई मिस माई क्लासेज, इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो बोले ओके, ने लिख दिया ये, अगर इफ़ यू वांट, इफ़ यू फील लाइक यू कैन कम एट इतने से इतने बजे तक। और नंबर ताज का था और रूम नंबर था। तो हो गया, दिन ख़त्म, क्लासेस ख़त्म हो गए, शाम को चाय पी रहे थे, 4 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था। 4 बजे का रॉयस्टन एबल है एक, जो हमारा सीनियर था 1 साल, तो बोला अरे यार केरला का था, अरे यार ब्रूटोलुची है यार, द लास्ट एम्परर का डायरेक्टर। लास्ट एम्परर को ऑस्कर मिल चुका था, तो मैं तो जानता था। मैंने कहा ब्रूटोलुची कौन? बोला द लास्ट एम्परर का डायरेक्टर। और किस लिए आए? बोले वो लिटिल बुद्धा फिल्म का कास्टिंग कर रहा है यार। तो मैंने कहा, जल्दी से भागा अपने सर्कुलेशन सेंटर में, जल्दी से खोला, वो निकाला डायरी के अंदर से पेज निकाला, भागा वहाँ पे, और रिसेप्शन पे मैंने फ़ोन मिला के ताज, हाँ रूम नंबर दे ना, दे लेफ्ट फॉर पूना। अरे मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जी।
तो जिसने बिगिनिंग में ही ऑस्कर का मिस किया हो, देखो होता नहीं होता बाद की बात है, बट ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड, आई नो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, मतलब कि एक बार आ तो जा फॉर 10 मिनट्स, मैंने कहा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में तो क्या क्या मिस हुआ बाद की बात है, सबसे पहले तो ये मिस हुआ। अच्छा चलिए, अब आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि हिंदी के कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं और क्या बेस्ट आ चुका है आपका? बिल्कुल भी नहीं, बेस्ट कहाँ से आएगा अभी, बेस्ट तो अभी पार्ट 2 में आना है, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत कुछ दिमाग में है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसको करने के लिए, क्योंकि मैं आई विल चेंज माई सेल्फ टोटल इन दैट रोल एंड इन दैट पीरियड, इन दैट थिंग, द करेक्टर जो है उसका, जो आई नो उसको मैं जाने वाला हूँ। तो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर आई विल डू। अभी तक का जो बेस्ट रिलीज्ड है वो मुझे अब तक 56 लगता है, और अभी तक जो आने वाली फिल्म है उसमें एक छिपकली फिल्म है जिसमें लीड रोल है मेरा। अच्छा। मेरा लीड रोल है एक लेखक का है जो थोड़ा सा सनकी है, उस टाइप का है, और वो रोल बहुत बढ़िया, OTT पे आएगी फिल्म अभी। और एक मूसो फिल्म है, ये एक द ऑफ माइस एंड मैन एक नॉवल है, अच्छा। अमेरिकन, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था आज से 100 साल पहले, जब ऐसी ही कोरोना जैसी बीमारी थी उसके बाद लिखा गया था, 1920 के आसपास उसके बाद लिखा गया था, और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उस पर कई फिल्में बन चुकी हैं हॉलीवुड की भी, लेकिन अभी ये हिंदी में पहली है मूसो, उसमें भी लीड रोल है मेरा। अच्छा। तो ये दो जो प्रोजेक्ट हैं ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हैं, जो कि OTT पे आने वाली हैं, वो दुनिया के सामने जाएंगे तो अच्छा लगेगा, कमर्शियल नहीं है। और दूसरा एक अनुराग कश्यप का असिस्टेंट है सुमित सक्सेना, उसने बनाई है एक वेब सीरीज 8 एपिसोड की, बड़ी लंबी। तो विजय वर्मा एंड माई सेल्फ आर इन लीड रोल। अच्छा। और अपनी लड़की जो मिर्ज़ापुर में थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो गोली वोली चलाती है, क्या नाम है उसका, मैं नाम मिस हो रहा है, श्वेता त्रिपाठी। हाँ जी, वो हीरोइन है। तो ये एक कहानी है M for माफिया, अच्छा, जो शायद अमेजोन पे आने वाली है। वो काफ़ी लंबी सीरीज़ है और बड़ी उम्मीद है उससे, बहुत अच्छा बना है। और एक विकी कौशल के साथ और मानुषी छिल्लर के साथ एक फिल्म है यशराज की, अच्छा, जो कि बहुत अच्छी बजट की फिल्म है और बहुत उम्मीद है उससे भी, बहुत अच्छी फिल्म है वो। मेरे ख्याल उसकी डायरेक्टर की, जिसने धूम 3 बनाई थी, टशन बनाई थी, अच्छा, उसकी मेरे ख्याल ये बेस्ट फिल्म है। विक्टर आचार्य, विजय शंकर आचार्य या विक्टर, तो विजय, हाँ, तो उसकी फिल्म है ये, और ये अच्छी फिल्म है, मुझे लग रहा है ये अच्छी बनेगी। अच्छा, तो अब ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर उन्हें दादा लक्ष्मी देखनी हो तो कहाँ देखें? देखिए, दादा लक्ष्मी हरियाणा के 22 या 25 जगह लगी है हरियाणा में, और दिल्ली में द्वारका में लगी है 1 बजे। अच्छा। आज तो, लेकिन आज चला गया, तो कल शायद टाइमिंग चेंज हो जाए, फ्राइडे है, लेकिन द्वारका में रहेगी, वेगास मॉल में। रोहिणी में भी एक हॉल में रहेगी, ये तो पक्का है। एक बड़ौत है जो यूपी में पड़ता है, वहाँ गाज़ियाबाद में और जयपुर में, यहाँ तो, और एक मुंबई में, यहाँ तो लग रही है कल से, मैं बता रहा हूँ। और बाकी तारीख बता दीजिए कब हम लोग का इंटरव्यू हो जाए, कल जाएगा, परसों जाएगा? तारीख तो ये 11 है, 11 तारीख से आप देख पाएंगे। हाँ। 11 नवंबर से हरियाणा में जयपुर, गाज़ियाबाद, रोहिणी, द्वारका एंड बड़ौत, मुंबई, ये सब जगह लगेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, जो मैं मिस ना कर जाऊं, कि बचपन में लोक संपर्क विभाग वाले आते थे, जीप लेके मोहल्लों में फिल्म दिखाते थे, तब मैंने मदर इंडिया, 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा ज़मीन और बूट पॉलिश फिल्में देखी थी, और वो फिल्में आज तक मेरे दिमाग में ऐसे उनके विजुअल छाए हुए हैं। ये फिल्म भी ऐसी है, आप अपने बच्चों को दिखाओ, बूढ़ों को दिखाओ, मरते दम तक उसके विजुअल याद ना रहें तो मेरा नाम बदल देना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो, और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत, तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए, और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है, वो
जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी ही मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी ललन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।